Good morning, students. Myself Ashok Kumar, lecturer in English, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Clanor, Block Clanor, District, Rohtak. Students, in this lecture, we are going to discuss a very important topic of General English Grammar, that is verb. Verb, जिसे आप हिंदी में क्रिया कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब आप वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं. और देखिए, जो वर्ब है ये लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है. वर्ब लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है और वर्बम का मीनिंग होता है द वर्ड, यानी कि शब्द. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में वर्ब है क्या, वर्ब कहते किसे हैं. हिंदी में तो हमने जान लिया कि हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं. अब देखिए, लैटिन वर्ड वर्बम से ये आया है. वर्बम का मीनिंग होता है द वर्ड, यानी कि शब्द. अब देखिए, डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज used to indicate that something happens or exists. ये डेफिनेशन इंग्लिश में आपको बतलाई है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स. हिंदी में अगर बात करें तो इसका मीनिंग होगा कि किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के होने को बतलाने वाले जो शब्द हैं उन्हें क्रिया कहते हैं. और सिंपल वर्ड्स में जो वर्ब है या जो वर्ब्स हैं उनको एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है. एक्शन को दर्शाते हैं, काम के होने को दर्शाते हैं. अब देखिए, खाली एक डेफिनेशन बतलाने से टॉपिक क्लियर नहीं होता, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता. क्या आपको अभी तक सही मायने में समझ में आया है कि वर्ब किसे कहते हैं, या आपने आज तक वर्ब के बारे में जो कुछ पढ़ा है, क्या आपका ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर है? नहीं है तो देखिए, आपको समझाते हैं, बतलाते हैं. ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स. किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के होने को बतलाने वाले जो शब्द हैं उन्हें क्रिया कहते हैं. तो ये वर्ब की डेफिनेशन की तो बात हो गई. अब देखिए, जब भी हम इंग्लिश में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, सपोज हम एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस यहां पर लेते हैं, आई गो टू स्कूल. ये हमने सेंटेंस यहां पर लिया है, आई गो टू स्कूल. तो यहां आई गो टू स्कूल, जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं, आई यहां आपका सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया. हिंदी देखिए बतलाते हैं, एस मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला, और वी क्या है, आपका वर्ब है, क्रिया है, कर्ता ने जो काम किया है वो आपकी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई. और ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आप कर्म कहते हैं. आई गो टू स्कूल, यहां पर स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आई गो टू हॉस्पिटल, वहां आप हॉस्पिटल जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो यहां आपने देखा है कि एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिला है, सब्जेक्ट मिला है, वर्ब मिली है और ऑब्जेक्ट मिला है. एसवीओ को मिला करके, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के ये मीनिंगफुल जो है आपका सेंटेंस बना है.
लेकिन एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं। सपोज हमने लिखा शट द डोर, शट द डोर, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं शट द डोर, तो यहां शट आपकी वर्ब हो गया, द डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स, और यहां आपने लिखा फ्लाई, द बर्ड्स। द बर्ड्स क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो फ्लाई है ये आपका वर्ब हो गया। अब देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो तो कंप्लीट है, उसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहां जो सेकंड सेंटेंस है वहां एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखिए यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो नहीं आया, खाली आपका वर्ब आया है और ऑब्जेक्ट आया है। शट द डोर, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया। और यहां जो थर्ड आपका एग्जाम्पल है, यहां देखिए आपने लिखा द बर्ड्स फ्लाई, तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आया है। लेकिन फिर भी ये जो सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं। सेकंड में सब्जेक्ट नहीं आया, थर्ड में ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन यहां नोट करने की बात है, ध्यान देने की बात है, दोनों में वर्ब जरूर आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तो विदाउट वर्ब हम मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते। बगैर क्रिया के प्रयोग किए हम एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना सकते। इस लिहाज से जो वर्ब है वो बेस ऑफ ए सेंटेंस है। वर्ब को आप बेस ऑफ ए सेंटेंस कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और साथ में उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपको यह टॉपिक जो है धीरे धीरे कर समझ में आ रहा होगा। अब वर्ब क्या काम करती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब में टेल व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। What a person or thing does। वर्ब क्या काम करती है, वर्ब may tell what a person or thing does, कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो काम करती है उसको बतलाने का काम वर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल हम पर्सन की बात करें तो यहां एग्जाम्पल हो जाएगा राम लाफ्स, राम हंसता है, राम लाफ्स, ये यहां पर आपकी वर्ब आ गई। द कार रन्स, कार दौड़ती है, यहां ये आपकी वर्ब आ गई। तो यहां जो वर्ब है उसने बतलाया है कि एक पर्सन है या थिंग है। पर्सन यहां जैसे राम हो गया, थिंग यहां जैसे द कार हो गया। तो ये क्या काम कर रहे हैं वो बतलाने का काम वर्ब करती है। वर्ब का यहां पर आप फर्स्ट यूज हो गया व्हाट ए पर्सन, वर्ब में टेल व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। नेक्स्ट वर्ब का यूज हो जाएगा what is done to a person or thing। वर्ब में टेल what is done to a person or thing। what is done to a person or thing, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में
जो कुछ घटा होता है, जो कुछ हुआ होता है, उसको बतलाने का काम भी वर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज बीटन। रवि इज बीटन। तो यहां बीट की जो है आप फॉर्म यहां पर यूज की गई है, रवि इज बीटन। रवि को पीटा गया है। तो ये किसके बारे में इसने बतलाया है? ये पर्सन के बारे में बतलाया है कि पर्सन के साथ में क्या बात हुई है, पर्सन के साथ में क्या घटना घटी है, उसको पीटा गया है। रवि इज बीटन। तो बीट जो वर्ब है उसकी फॉर्म यहां पर यूज की गई है। द कार इज ब्रोकन। तो ये जो थिंग है, द कार इज ब्रोकन, वो टूटी हुई है। ये भी जो है आपकी वर्ब यहां पर आई है। फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वहां पर पर्सन के बारे में बतलाया गया है कि उसके साथ में क्या किया गया है, रवि इज बीटन, रवि को पीटा गया है। वट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यह बतलाने का काम भी वर्ब करती है। द कार इज ब्रोकन, कार जो है वो ब्रोकन है, कार जो है वो टूटी हुई है। तो कार के साथ यह काम किया गया है, द कार इज ब्रोकन। अब थर्ड आपका यूज आता है वर्ब जो है, वर्ब में टेल what a person or thing is। what a person or thing is, कि एक जो पर्सन है, व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो क्या है। what a person or thing is। for example, the cat is डेड। बिल्ली जो है वो मरी हुई है। द कैट इज डेड, मरी हुई है। द ट्री इज टॉल। तो ये जो है यहां पर इन सेंटेंसेस के अंदर यहां कैट के बारे में, यहां ट्री के बारे में बतलाया गया है कि वो क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में द कैट इज डेड, कि बिल्ली मरी हुई है, तो द कैट इज डेड। और नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस आया है, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, द ट्री इज टॉल, तो यहां पर भी आपका जो ये वर्ब है वो काम कर रही है बतलाने का कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। यहां पर हम यूजेस देख लेते हैं। अ वर्ब में टेल व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या काम करता है, यह बतलाने का काम वर्ब करती है, क्रिया करती है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु के साथ में क्या किया जाता है, क्या हुआ होता है, यह बतलाने का काम वर्ब करती है। और व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, एक व्यक्ति क्या है, एक वस्तु क्या है, उसके होने को बतलाने का काम भी वर्ब करती है। तो ये आपके यूजेस हैं। यहां से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि वर्ब क्या है, वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब कितनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। अब देखिए कुछ और हम यहां एग्जाम्पल्स लेते हैं। He has done his homework। तो यहां देखिए
जो डन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज की गई है। ही हैज डन, वर्ब की फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा सा इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हम यहां पढ़ेंगे। यहां आपको बतलाना चाह रहे हैं कि जो डू है, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन होती है। और आपने टेंसेज में पढ़ा होगा कि हैज, हैव, हैड के बाद आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां जो है हैज आपका आया है। अब जो हैज है ये क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है हैज, और मेन वर्ब जो आपकी है वो यहां डन है। अब आप कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, जैसा कि हेल्पिंग सहायक और वर्ब क्रिया, सहायक क्रिया। अब यहां किसकी हेल्प कर रही है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब वर्ब की, मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। तो एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसका यूज क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के टेंस, मूड और वॉइस को दर्शाने के काम आती है। मेन वर्ब के टेंस, मूड और वॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और सिंपल वर्ड्स में तो आपको बतला ही दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका काम होता है मेन वर्ब की हेल्प करना, मुख्य क्रिया की सहायता करना। यहां तक आपका टॉपिक क्लियर है? अब देखिए, हम समझते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे होंगे, समझ में ये टॉपिक आपको आता चला जाएगा। अब देखिए, इसके साथ में और हेल्पिंग वर्ब्स हम लेते हैं। आपने देखा होगा आई एम गोइंग, बड़े सिंपल से सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहां गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आईएनजी यूज किया गया है, और यहां जो एम है ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, वो हो सकते हैं, देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, और हैज, हैव, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपकी सहायक क्रियाएं हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो जब हम एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि अगर आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब है वो अगर हेल्पिंग वर्ब की हेल्प नहीं लेगी, तो मीनिंगफुल सेंटेंस आपका नहीं बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर क्लियर हो जाता है, यहां से अगर आप एम को रिमूव कर देते हैं, आई गोइंग, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका, मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहां जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी, या आप कहें कि मेनली सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहां हमने जो एक टर्म आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बतलाने की, समझाने की कोशिश की है। यहां अब हम डिस्कस करते हैं। आपने मॉडल्स पढ़े हैं,
तो मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज को आप कहें हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ये जो मॉडल्स हैं आपने तो केवल एक टॉपिक के रूप में ही इनको स्टडी किया है, पढ़ा है। मॉडल्स ऑक्सिलरीज के रूप में या हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी एक सेंटेंस के अंदर काम करते हैं। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। यहां ये देखिए, सबसे पहले तो आप सीखेंगे कैन, कुड। आपको लर्न है मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, बतला सकते हैं आप? बतलाइए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। बड़ा अच्छा लगता है क्लास में जब स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need not, dare और must। अब देखिए एग्जाम्पल्स हम करते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, तो यहां स्विम आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी जो है कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी यहां पर यूज की गई है। हम यहां कहते हैं वी शुड सर्व आवर कंट्री। यहां पर भी देखिए जो सर्व है, सेवा करना, आपकी वर्ब हो गया और ये मॉडल ऑक्सिलरी शुड यहां पर यूज की गई है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज भी एक सेंटेंस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके मीनिंग को, सेंस को क्लियर करने में मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आप लर्न कर लेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need not, dare, must। और ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बतलाए गए हैं, समझाए गए हैं कि यहां पर आपके ये सेंटेंसेज जो हमने लिए हैं, स्विम मेन वर्ब हो गया और कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी यहां पर यूज की गई है। यहां नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें शुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी को यूज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं वर्ब्स के रेफरेंस में कि जब हम सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा, आई राइट ए लेटर। एक सेंटेंस हमने लिखा, ही रोट ए लेटर। और एक सेंटेंस हमने लिखा, शी हैज रिटन ए लेटर। अब देखिए राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहां इस हिसाब से जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको आप प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहेंगे। सेकंड फॉर्म जो है उसको आप पास्ट फॉर्म कहेंगे और थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल कहकर बुलाते हैं। तो यहां हमने कुछ वर्ब्स ली हैं। फॉर एग्जाम्पल कट है, इसकी पास्ट फॉर्म भी कट, पास्ट पार्टिसिपल भी कट, कट कट कट। पुट है,
तीनों उसमें पुट पुट पुट। इसी तरीके से शट है, शट शट शट, बंद करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो हैं वो सेम ही रहती हैं। ओपन हम लेते हैं, खुला, ओपन्ड, ओपन्ड। क्लोज लेते हैं, क्लोज्ड, क्लोज्ड। और इतना भी इजी या इतना भी ये सिंपल नहीं रहता है कि आप कहें कि खाली पहले जो आपने एग्जाम्पल्स दिए वो सेम थे, बाद में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ईडी लगाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि ईडी लगाने से ही आप वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बना पाएंगे। अलग अलग जो वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स अलग अलग तरीके से बनती हैं, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टीच, टॉट, टॉट। डू लेते हैं, डू, डिड, डन। गो लेते हैं, गो, वेंट, गॉन। ये आपके जैसे एक और वर्ब आप लेंगे, सिंग, सैंग, संग। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ड्रिंक जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या क्या होंगी? ब्रिंग जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या क्या होंगी? आपको पता है, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में आप डिस्कस करेंगे, पता लगाएंगे कि ड्रिंक और आपकी जो ब्रिंग जो वर्ब्स हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या क्या होंगे, और उनको आप लर्न भी करेंगे। ये केवल आपको टास्क इसलिए दी जा रही है ताकि आप एक हैबिट डेवलप करें। और थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। ग्रामर में रूल्स बतला दिए जाते हैं कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो हमें लर्न ही नहीं होती, तो हम बड़े हेल्पलेस वहां पर नजर आते हैं, बड़े असहाय हम नजर आते हैं। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको जरूर लर्न करनी है। और अब हम सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रह जाता है कि जो वर्ब्स हैं उनकी टाइप्स हमने आपको कहा था कि वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, टू टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच requires, transitive verb is a verb which requires an object। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, किसकी जरूरत होती है? एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, कर्म की जरूरत होती है टू कंप्लीट द सेंस। सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। हम यहां पर लेंगे राम फ्लाइज। राम फ्लाइज, देखिए जैसे हमने बोला राम फ्लाइज, ये आपकी वर्ब आ गई, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फ्लाई के साथ में आपने यहां आपका जो है फ्लाइज बना, FLIES। ये वर्ब की फॉर्म जो है अगर
सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या एस का यूज करते हैं, तो यहां राम फ्लाइज आपने लिख दिया। लेकिन राम फ्लाइज, राम उड़ाता है, राम उड़ाता है जैसे ही हम ये सुनते हैं तो सेंस तो यहां कंप्लीट नहीं हुई, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, क्या राम क्या उड़ाता है? तो हमें यहां लिखना पड़ेगा एन एरोप्लेन, या आप लिखेंगे ए काइट। तो ये जो काइट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से यहां आपकी सेंस क्लियर हो जानी चाहिए कि राम फ्लाइज ए काइट, जब हमने यहां लिखा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो फ्लाइज ये आपकी वर्ब होगी और काइट आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल यहां लेते हैं, सीता सिंग्स। हमने यहां इसको छोड़ दिया, सीता सिंग्स, सीता गाती है। जैसे ही हमने यहां पर छोड़ा सेंस कंप्लीट नहीं हुई, क्वेश्चन माइंड में फिर से आता है, क्या गाती है, सीता क्या गाती है? तो आप लिखेंगे ए सॉन्ग। यहां देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट। तो ये जो यहां पर अब आप कहेंगे कि क्या हमें ऐसे लर्न करने की जरूरत है, या कोई ऐसा कोई सेट फॉर्मूला है जो ये बतला दे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या वो वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है? ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जो सेंस है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है, वो एक ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। एक बार आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और थोड़ा सा बतला दें, इसका उलट होता है, फिर आपको एक एग्जांपल देकर बतलाएंगे कि वास्तव में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर सकती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन कहें या आप कहें कि इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या मीनिंग होगा, तो ये होगी आपकी अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी वर्ब जो अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती, ऑब्जेक्ट की जिसे जरूरत नहीं होती। A verb which does not require an object to complete the sense, सेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर कहते हैं, देखिए, द बर्ड्स फ्लाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी, देखिए ध्यान से देखिए, द बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। द बर्ड्स फ्लाई आपने लिखा, तो यहां पर सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कुछ ऐड करने की। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, अंडरस्टूड है, कहां उड़ते हैं? इन द स्काई। हमने लिखा सिट देयर, ये आपकी वर्ब है, लेकिन यहां सेंस कंप्लीट हो गई, वहां बैठो, सिट देयर। द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज यहां पर नहीं हो रहा, तो यहां पर आप देखेंगे ये सिट है, ये ब्रोक है, और ये जो आपका फ्लाई है, ये कैसी वर्ब्स होंगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये जो वर्ब्स हैं सेंटेंस में, सेंस को कंप्लीट करने के लिए इन वर्ब्स ने कोई ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं की, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रिक्वायर्ड नहीं था। अब हम आपको थोड़ा सा ये आइडिया और क्लियर कर देते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों ही डेफिनेशंस यहां पर लिखी हुई हैं, एक एक एग्जांपल्स यहां पर लिखा गया है। राम फ्लाइज, अगर राम उड़ाता है तो ए काइट आपने यहां ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ा, ये आपकी वर्ब थी।
राम फ्लाइज ए काइट, फ्लाई ही वर्ब है, फ्लाई वर्ब हमने यहां पर यूज की है, लेकिन राम के साथ में इसको जब हमने ऐड किया है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। राम उड़ाता है, क्या उड़ाता है, माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ था, तो हमें ऑब्जेक्ट यहां ऐड करना पड़ा था सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ए काइट। लेकिन यही फ्लाई जो वर्ब है वो हमने द बर्ड्स के साथ में यूज की, तो हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करना पड़ा सेंस को कंप्लीट करने के लिए। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, अंडरस्टूड है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। लगाओ ना लगाओ, अंडरस्टूड है। तो यहां पर भी हमने जो वर्ब यूज की थी वो फ्लाई ही यूज की थी। अब देखिए यहां ट्रांजिटिव वाले एग्जाम्पल में फ्लाई वर्ब को हमने यूज किया, इनट्रांजिटिव वर्ब वाले एग्जाम्पल में भी हमने फ्लाई जो वर्ब है उसको यूज किया है। तो देखिए कितना मजेदार हमें लगता है कि एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उनकी डिफरेंट ये टाइप्स हैं वर्ब की, लेकिन एग्जाम्पल्स जब हमने डिस्कस किए तो कितना मजेदार हमारे साथ में एक चीज उभर कर आई है कि कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कि आप बतला पाएं कि ये पर्टिकुलर वर्ब ट्रांजिटिव है, ये पर्टिकुलर वर्ब इनट्रांजिटिव है। और स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपका जो टॉपिक वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है, एक सार्थक हमने प्रयास किया है इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी ढेरों सारी बातें एक लेक्चर में आपको बतलाने की, समझाने की। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके अदर टॉपिक्स के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।